Hello and welcome to Class UPSC platform. Today we will discuss top stories of the Hindu और ये एक बाइलिंगुअल सेशन होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग जुड़ सकते हैं, राइट। तो हम लोग आज अपने टेबल ऑफ कंटेंट को पहले डिस्कस करते हैं, राइट। कि आज का हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें सबसे जो हमारी जो मेन स्टोरी है दैट विल बी सिक्किम्स फॉलन डैम हॉन्ट्स इंडियाज ड्रीम्स इन भूटान, राइट। तो जो अभी चुंगथांग डैम है, आपको पता है कि अभी जो सिक्किम में बाढ़ आई हुई थी काफी जबरदस्त। तो जो चुंगथांग डैम है उसकी ब्रीचिंग से उसके ओवरफ्लो से ये बाढ़ आई है। मतलब बाढ़ का जो मेन रीजन है वैसे वो ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट से हुआ है, बट चूंकि डैम की कैपेसिटी ब्रीच हो गई, डैम की कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ गया, तो चुंगथांग डैम अब न्यूज में पिक्चर में आ चुका है। और इसकी वजह से जो भूटान के साथ हमारे जो दो प्रोजेक्ट चल रहे थे, पूना 1 एंड पूना 2, दे हैव कम अंडर पेरिल। उनमें कहीं ना कहीं अब डाउट है कि वो क्या वो दोनों डैम सस्टेनेबल हैं इंडिया के फ्यूचर के लिए। और बिकॉज आपको पता है कि जो हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वो पूना 1, पुनात सांगशू 1 एंड पुनात सांगशू 2 जो डैम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको, उन स्टेट्स को, इंडिया के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स को इन दोनों डैम से, भूटान में जो स्थित पूना 1 एंड पूना 2 जो डैम है, उनसे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली थी, राइट। तो पूना 1 एंड पूना 2 जो डैम है, ये नाउ दे हैव कम इनटू पिक्चर, राइट। सेकेंड न्यूज जो हमारी, फर्स्ट न्यूज के बाद सेकेंड न्यूज जो हमारी है वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के रिगार्डिंग कि हाउ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। और अभी रिसेंटली ऐसा क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से ये फिर से न्यूज में आया है। थर्ड न्यूज जो है वो हमारी एबॉर्शन लॉज के ऊपर है। आपको पता है कि अभी एक केस चल रहा था जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बेंच के थ्रू जिस पर डिसीजन दिया है, और अभी भी इसका फाइनल कुछ रिजल्ट नहीं आया है कि वो जो महिला है जो कि प्रेगनेंसी 26 वीक के अराउंड प्रेगनेंसी हो चुकी है एंड स्टिल सी वांट्स अबॉर्शन, तो वो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जो 1971 का MTPA है। और फिर उसमें 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ, तो हम इन दोनों लॉज की चर्चा करेंगे। देन हमारा लास्ट जो न्यूज आइटम होगा वो होगा ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो इंडिया ने अभी एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनमें कौन कौन से एरियाज कवर होंगे। तो दिस विल बी अवर टेबल ऑफ कंटेंट्स टुडे, राइट। तो हम अपने फर्स्ट न्यूज आइटम की तरफ जाते हैं। सिक्किम्स फॉलन डैम हॉन्ट्स इंडियाज ड्रीम्स इन भूटान। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा चुंगथांग डैम है, चुंगथांग डैम सिक्किम में स्थित जो चुंगथांग डैम है, इसी में अभी ब्रीचिंग से फ्लड आ गया था, राइट। तो इस फ्लड में आपको पता है कि हमारे बहुत सारे सेना के जवान, एक पूरी की पूरी टुकड़ी गायब हो गई है, उस पर अभी खोजबीन चल रही है। और इसके चलते क्या हुआ है कि जो इस टाइप के डैम्स हैं, जो बिग डैम्स हैं, जो उस रीजन में जो बन रहे हैं, तो एक तो चुंगथांग डैम की ब्रीचिंग हो ही गई है। दूसरा जो भूटान में स्थित जो पूना 1 एंड पूना 2, ये दो डैम थे हमारे और प्रोजेक्ट हैं, दे हैव कम इनटू प्रॉब्लम। बिकॉज क्या है कि अभी तक ये पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं, इन प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग नहीं हो पाई है। तो अब एक डाउट है कि वहां पर इनकी कमीशनिंग हो भी पाएगी नहीं, या अगर ये हो जाएगी तो क्या हिमालयन जियोलॉजी और वहां पर जो
जिस टाइप की जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जिस टाइप से एक अनस्टेबल रीजन है हिमालयाज का, वो नॉट ओनली भूटान बट आपको पता है कि सिक्किम, अरुणाचल, वो पूरा का पूरा रीजन एक डिस्टरबेंस वाला रीजन है जो कि जियोलॉजिकली उतना स्टेबल नहीं है। तो ये क्या एडवाइजेबल है कि इस टाइप के जो डैम्स हैं वो वहां पर बनाए जाएं, राइट। तो इसकी चर्चा इसमें की गई है और इसमें ये लिखा हुआ है सॉरी, कि जो प्रोजेक्ट कमिश्निंग है वो लगातार डिले हो रही है, डिलेड हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसिडेंस ऑफ राइट बैंक हिल मास इन द डैम एरिया, उसमें जो एक काफी बड़ा हिल का जो टुकड़ा है, काफी बड़ा जो हिस्सा है, वो धंस गया था, सबसाइड कर गया था। तो उसका जो ट्रीटमेंट है और स्टेबलाइजेशन है वो दैट इज स्टिल पेंडिंग। वो जब तक नहीं हो जाता है तो पुनात सांगशू वन जो प्रोजेक्ट है भूटान में स्थित, वो पूरा या कमिश्निंग उसमें नहीं हो पाएगी, राइट। तो एक आसाम में बेस्ड हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, उनका जो व्यू है ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने बोला है, दिस ही सेड द रिथिंक ऑन द टू पूना प्रोजेक्ट्स, ये पुनात सांगचू वाले जो फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज लाइकली टू इंटेल एन एक्सपेंसिव डिजाइन चेंज। मतलब अगर हम इनको पूरा करना चाहते हैं तो इनमें एक बहुत बड़े स्तर पर डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट डिजाइन है दैट इज नॉट सुटेबल कीपिंग इन व्यू द हिमालयन जियोलॉजी एंड द अनस्टेबल कंडीशंस देयर। वहां पर जो असंतुलित, एक लगातार भूगर्भिक असंतुलन की स्थिति है रहती है। आपको मालूम है कि वहां पर लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं उस पूरे ही रीजन में, नॉट ओनली इन भूटान बट आल्सो इन सिक्किम एंड अरुणाचल। तो उसको देखते हुए अगर हम डैम को जबरदस्ती वहां पर उसकी कमीशनिंग या उसको पूरा करके चालू करने की कोशिश करते हैं तो दैट कैन बी डिजास्टरस, है ना। वो इसी तरीके से डिजास्टरस हो सकता है जैसे चुंगथांग डैम फेल हुआ है एट प्रेजेंट, राइट। तो वो बहुत बड़ा डिवास्टेशन, एक डिजास्टर ला सकता है। तो इस टाइप के डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट कि उसमें या तो एक एक्सपेंसिव डिजाइन चेंज किया जाए या इसको रीथिंक किया जाए, फिर से इस पर विचार किया जाए कि हम इस टाइप का डैम वहां पर पुनात सांगचू जो डैम है उसको हम चालू करें या ना करें, राइट। तो ये हमारी स्टोरी, पहली स्टोरी हो गई। सेकंड स्टोरी में आते हैं हम कि हाउ इज इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन is a key block for India. Has the Indian Ocean Rim Association managed to keep our big power rivalries? What are its focus areas? तो बहुत डिटेल्स ये आर्टिकल दिया हुआ है। अगर इंडियन ओशन रीजन, जो कि आपको पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, जो हमारी फर्स्ट न्यूज थी दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी मैं इसलिए हाईलाइट कर देता हूं कि आपको पता रहे कि ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। जो यूपीएससी का मेंस का जीएस पेपर 3 है उसमें वो कवर होता है डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसको आप समझ सकते हैं कि जीएस पेपर 2 का पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 में हम इसको कवर कर सकते हैं। तो reinforcing Indian Ocean identity was the banner theme at the Indian Ocean Rim Association Council of Ministers की जो एक बैठक हुई है अभी रिसेंटली 11 अक्टूबर को। तो उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी को फिर से रीइंफोर्स किया जाए, रीहाईलाइट किया जाए, ठीक है। तो ये उसका थीम रहा है, मेन बैनर थीम रहा है। और फिर इसमें आगे इस बात की चर्चा की गई है कि व्हाट इज इंडियन ओशन रीजन एंड हाउ वाज इट फॉर्म्ड, ये कैसे बनाया गया था। काफी डिटेल्ड आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, मतलब यू शुड रीड इट थॉरोली। द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंक्लूड्स 23 कंट्रीज,
राइट। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितने इसमें देश शामिल हैं जो उसके सदस्य देश हैं? दे आर 23 कंट्रीज। दे आर फ्रॉम अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लिटरल स्टेट्स, मतलब जो इंडियन ओशन के जो तटीय जो भी देश हैं इन एंड अराउंड द इंडियन ओशन, राइट। तो इसमें कौन कौन से ये 23 कंट्रीज कौन कौन से हैं उनकी पूरी एक लिस्ट दी गई है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन। तो आपको थॉरोली ये सारे कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो लोकेट देम ऑन द मैप। एटलस में आपको इनको लोकेट भी करना चाहिए, राइट। While the Indian Ocean region was formed in 1997, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ से बन सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन कि इसकी स्थापना या इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? 1997 में हुआ था, राइट। और तब इसको क्या बोला जाता था? इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? मॉरिशस में हुई थी। हु वॉज द मैन बिहाइंड इट्स जेनेसिस? ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये कौन लेके आया था? सबसे पहले इसको कौन डिस्कस किया था? किसने? नेल्सन मंडेला ने डिस्कस किया था 1995 में, और उसके 2 साल बाद इसका फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो व्हाई डज इंडियन ओशन रीजन मैटर? हमारे लिए ये मैटर क्यों करता है? तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आप इसको पॉइंट वाइज याद करिए कि सबसे पहला जो फैक्ट, मतलब जब आपको मेंस में आंसर लिखना होता है ना, तो इस टाइप के पॉइंट्स या इस टाइप के बुलेट पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। कि सबसे पहला क्या है इसमें पार्ट, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 1/3, लगभग 1/3 इंडियन ओशन रीजन में रहता है। 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड 50% ऑफ वर्ल्ड्स containerized cargo and 33% of its bulk cargo passes through it। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है जिसकी वजह से इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए भी है, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा है। बल्कि मतलब इंडिया बहुत सारे दूसरे रीजनल ब्लॉक्स के लिए पुश करता रहता है। क्वाड हो गया, है ना, सार्क का पार्ट है इंडिया, बिम्स्टेक का पार्ट है, बट बिकॉज इन इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन इंडिया इज ए लीडिंग कंट्री, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज लेड बाय इंडिया। ओके, तो ये इसलिए इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो क्वाड है वो एक यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस लेड रीजनल ब्लॉक है ना, क्वाड है जो। इसी तरीके से जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें अपने चैलेंजेस हैं। सार्क के अपने चैलेंजेस हैं, बल्कि सार्क में भी इंडिया एक रीजनल एक लीडिंग कंट्री है, राइट। और इसके अलावा जो जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चाइना लेड एसोसिएशन है, आपको पता है इसमें चाइना एक लीडिंग कंट्री है। जबकि जो इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन है दैट रिमेन्स अ सेफ स्पेस फॉर इंडिया, जिसमें इंडिया लीड करता है, राइट। और एक बिग पावर स्टेटस है इंडिया का। दूसरा, जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पाकिस्तान भी शामिल है, तो पाकिस्तान वहां पर कोई ना कोई न्यूजांस क्रिएट करता रहता है। तो हमारा जो ये एसोसिएशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर एक काफी ट्रिकी स्टेटमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जो की बाउंड्री इंडियन ओशन में लगती है तो इसका जरूर एक पार्ट होगा, बट पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। कीप इट इन योर माइंड कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वही जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो इशू था कि उसने इंडिया को एक्सटेंड नहीं किया, जबकि इंडिया ने किया था, तो उसने चूंकि रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो पाकिस्तान इज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन एसोसिएशन का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 की पाकिस्तान एक न्यूजांस मेकर कंट्री इसका पार्ट नहीं है। इन सारे वजहों से ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का फोकस किन चीजों पर है? तो इसमें 7 प्रायोरिटी एरियाज हैं। अब इन पूरे 7 प्रायोरिटी एरियाज की आपको लिस्ट बना करके इसको याद करना चाहिए कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेज एंड जेंडर एम्पावरमेंट। ये जो 7 एरियाज हैं, 7 एरियाज, तो इनकी लिस्ट आपको बना के याद करनी है ना। ये आपका नोट्स मेकिंग का पार्ट होना चाहिए रिगार्डिंग दिस एसोसिएशन, ठीक है। और इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक स्पेशल फंड भी चलाता है। बहुत सारे जो इसके मेंबर्स हैं उनको प्रोजेक्ट ग्रांट देता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इसका फोकस एरियाज है। और अभी क्या है कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि इंडियन ओशन एज फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव स्पेस, मेंटेनिंग इंडियन ओशन एज ए फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव स्पेस, ये एक खास बात है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल को हमने एनालाइज किया, राइट। अपने थर्ड आर्टिकल में आते हैं कि व्हाई आर अबॉर्शन लॉज इन, काफी साल पुराने एबॉर्शन लॉज हैं और अभी रिसेंटली उसमें 2021 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था। तो अभी फिर से ये कैसे प्रकाश में ये मुद्दा आ गया। एक मैरिड वुमेन है जो कि 26 वीक्स की जिसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वहां पर अपील करती है कि उसे अपना बच्चे को अबॉर्ट करने की इजाजत मिले, राइट। जबकि जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, वो इजाजत देता है ओनली अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक अबॉर्ट करने की, ठीक है। वो भी जब 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है या उससे ऊपर हो जाता है, तो उसमें स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन की जरूरत होती है। ऐसे कोई भी हॉस्पिटल उसको अबॉर्ट नहीं कर सकता है, राइट। और सिंपल एक या दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाजत से जो उसको टर्मिनेट कर सकती है, जो मदर है वो 2 हफ्तों तक कर सकती है एक से, और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाजत से कर सकती है 24 वीक्स तक। 24 वीक्स के ऊपर फिर एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की इजाजत की जरूरत होती है। और इस केस में तो ये 26 वीक्स की प्रेगनेंसी हो चुकी है। इस पे एक जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस पे एक रिमार्क भी दिया था कि आप 26 वीक्स तक क्या कर रहे थे। आपको सब कुछ पता है कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, आप जिन जिन वजहों से आप हाईलाइट कर रहे हैं आज के समय में कि मैं प्रेगनेंसी से इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ, तो आपको तो ये पहले भी पता था। ये सारी चीजें तो आपको कंडीशन तो पहले से ही पता थी कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपके साथ अदर हेल्थ इश्यूज हैं जो उन्होंने बोला है महिला ने, है ना। आपके पास पहले से 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा बहुत छोटा है, तो ये सारा कुछ तो आपको पहले से ही पता था। तो व्हाट वर यू डूइंग अप टू 26 वीक्स, आप कर क्या रहे थे 26 वीक्स तक, ठीक है। तो चीफ जस्टिस का भी जो रिमार्क है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि एमटीपी एक्ट कहता क्या है। तो ये मैंने बता दिया कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट एक्ट जो अभी किया गया था 2021 में, जो मेन एक्ट था वो 1971 का था। उसमें क्या किया गया है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो वो चेंजेस क्या है ना, हाउ इज 2021 लॉ डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्जन। तो in 2021 Act increased the upper gestation limit from 20 to 24 वीक। जो वो अब जो लिमिट 24 की है वो पहले 20 वीक्स तक की होती थी, तो उसको बढ़ा के 24 हफ्तों तक का कर दिया गया था, ठीक है। और वो किस केसेस में किया गया था? फॉर सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन लाइक डिफरेंटली एबल्ड एंड माइनर्स, है ना। और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज भी ऐड किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है या आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि ये जो एमटीपी एक्ट का जो अमेंडमेंट था उसमें ये चीजें चेंजेस लाए गए थे, राइट। तो फिर ये जो केस है उसमें जो जस्टिस नागार्थना का जो व्यू था वो क्या था
कि जस्टिस नागार्जुना डिफर्ड एंड सेड दैट द पिटिशनर वाज डिटरमिन्ड अबाउट हर डिसीजन टू नॉट प्रोसीड अहेड विद हर प्रेगनेंसी, ट्रिगरिंग अ प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट। मतलब अब इसमें जो डिबेट है वो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस हो चुकी है। मतलब कि अब इसमें जो बच्चा है, जो 26 वीक्स का, जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, जिसमें हार्ट बीट भी आ चुकी है, तो उसकी उसके राइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। साथ में वो जो महिला है जो उसको कैरी कर रही है, जो उसकी मदर है, उसके लाइफ, बिकॉज प्रो लाइफ मतलब कि अब वो तो एक लिविंग एक फीटस है, जब उसमें धड़कन है ना, तो उसके राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो महिला है वो भी अपनी चॉइस लेने के लिए फ्री है ना। जो आर्टिकल 21 है उसी के तहत उसने अपील किया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है उसकी, कि बिकॉज उसकी कंडीशन वो कह रही है कि सी इज हाईली डिप्रेस्ड एंड हैज अदर हेल्थ इश्यूज, सो सी कैन नॉट कैरी ऑन विद दिस प्रेगनेंसी और सी वांट टू अबॉर्ट इट। ओके, वो बेबी को अबॉर्ट करना चाहती है। तो ये जो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट है ये इसमें आ गई है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है आपके मेंस में, प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा सकता है। ठीक है, तो अभी इंडियन लीगल सिनेरियो इज नॉट वेरी क्लियर वेदर द फीटस इज लिविंग बीइंग और नॉट। एक ये छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं आप, कि अभी इंडियन लीगल सिनेरियो में ये बहुत चीजें अलग से रिटन में नहीं है कि वो जो 26 वीक्स का जो फीटस है ये लिविंग बीन में काउंट होगा नहीं होगा, बल्कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इस बात को बोल दिया है कि हाउ कैन वी स्विच ऑफ द हार्ट बीट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। हम अगर उसमें हार्ट बीट आ चुकी है तो ये कैसे पॉसिबल है, कोर्ट कैसे ये कह दे कि उस बच्चे की हार्ट बीट को, चूंकि उसको अबॉर्ट करने के लिए उसके हार्ट बीट को तो रोकना ही होगा, है ना, उसको टर्मिनेट करना होगा, मतलब उसको किल करना होगा, मारना होगा उस बच्चे को। तो वो कोर्ट का कहना है कि बेंच कैसे ऐसा डिसीजन दे सकती है, क्योंकि उस बच्चे का जिसमें धड़कन है उसके भी वो एक लिविंग बीइंग है, राइट। तो एक लिविंग बीइंग को जीते जीते कैसे मारा जा सकता है, ये कोर्ट कभी भी ऐसा फैसला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है ना, नहीं दे सकती है, राइट। भले ही उसके महिला के अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जो उसको मिले हुए हैं वो बाधित हो रहे हों, राइट। फाइनली कोर्ट ने जो इसमें व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने जो अभी जो बोला है, जो 3 जज बेंच है जो दैट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि एम्स मेडिकल बोर्ड को उन्होंने बोला है टू एग्जामिन इफ देयर इज एनी एबनॉर्मेलिटी इन दी फीटस। क्या फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई प्रॉब्लम है उसके भ्रूण में, अगर ऐसा कुछ है तो वो मेडिकल बोर्ड बताएगा एम्स का। एपेक्स कोर्ट ने ये भी बोला है कि मेडिकल बोर्ड को एग्जामिन करना है कि वो जो महिला है उसके साथ क्या हेल्थ इश्यूज हैं, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या वो वाकई डिप्रेशन और सीवियर पोस्ट पार्टम साइकोसिस कुछ कंडीशन है, ये मेंटल कंडीशन है, क्या वो उससे गुजर रही है। हम्म और गवर्नमेंट ने, मतलब जो सरकार है, उसने आगे बढ़ करके कुछ ऐसा ऑफर किया है कि बच्चे को, अगर महिला बच्चे को जन्म देती है तो हम उसके एडॉप्शन की, है ना, कि कोई दूसरा उसको गोद ले ले, उसके एडॉप्शन की हम एक इंतजाम कर सकते हैं, ये सरकार ने कहा है। ठीक है, तो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें जुडिशियरी, गवर्नमेंट, वो महिला, बच्चा, ये सारे पहलू हैं इसके, और साथ में लॉ एक अलग पहलू है कि लॉ क्या कहता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा है आज के बार का, राइट। तो हम अपने लास्ट एक फोर्थ आर्टिकल की तरफ आते हैं कि सेंटर अनवेल्स ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट की एक प्रोग्राम लेके आया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल स्कीम टू अलाउ इंडिविजुअल और एंटिटी टू अर्न ग्रीन क्रेडिट, ट्रेड इट ऑन ए डेडिकेटेड एक्सचेंज। उसके लिए एक डेडिकेटेड एक्सचेंज बनाया जाएगा, और ग्रीन क्रेडिट को परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया, दैट रिफर्स टू ए यूनिट ऑफ एन इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज दैट डिलीवर ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और वो जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, उनको बाकायदे
उस पे दिया गया है इस प्रोग्राम में। अभी आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड वन नीड्स टू रजिस्टर द एक्टिविटी वाया एक वेबसाइट होगी, बाकायदा एक पोर्टल होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, सो दैट यू कैन ट्रेड दी ग्रीन क्रेडिट। जो आपने ग्रीन क्रेडिट अर्न की है उसको आप ट्रेड कर सकें, उसकी ट्रेडिंग कर सकें, खरीद फरोख्त कर सकें, उसके लिए एक वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने कुल मिला के एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच लेने की कोशिश की है कि हम ऐसे ही ग्रीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमको कुछ फैक्चुअली कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा। तो अभी ये जो मैंने कल के डिस्कशन में, कल के एनालिसिस में बताया था कि अभी जो P20 समिट हुई है उसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की थी हमारे स्पीकर ओम बिरला साहब ने। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है कि इसमें 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज शामिल होंगी जो कि ग्रीन क्रेडिट, ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। तो दीज 8, अब पूछा सकता है कि कितने एरियाज, कितनी एक्टिविटी, तो 8 एक्टिविटी जिसमें शामिल हैं, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, राइट। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि दैट विल बी बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट, पैरिटी ऑफ स्केल, स्कोप, साइज एंड अदर रिलेवेंट पैरामीटर्स टू अचीव द डिजायर्ड एनवायरमेंटल। जो कैलकुलेशन है ग्रीन क्रेडिट का, मतलब किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने क्रेडिट, कितने स्कोर मिला किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। ठीक है, ये इन फैक्टर्स पे बेस्ड होगा, राइट। तो इनिशिएटिव एम्स, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनिशिएटिव का? एम्स टू इनकरेज इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉट ओनली ये यहाँ पर लिखा हुआ है टू अलाउ इंडिविजुअल भी इसका पार्ट हो सकता है, या कोई एंटिटी या कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, टू मीट देयर ओब्लिगेशंस अंडर एनी लॉ दैट इज इन फोर्स ऑफ द टाइम बीइंग। ठीक है, मतलब वो ग्रीन क्रेडिट लोग या कंपनीज अर्न करने की कोशिश करें, और वो तभी कर पाएंगे जब वो ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे कि ट्री प्लांटेशन करेंगे, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट की कोई एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो और साथ में एक ये बहुत अच्छा इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्बन क्रेडिट प्रोवाइडेड अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। ठीक है, मतलब ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से एकदम अलग है। वो अलग है, ये अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करिएगा, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, यहीं पर हम लोग इसको डिस्कशन को फिनिश करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।